हे यो साइंस फॉर्म्स। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों को और उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है क्या कर रहे हो, कब करोगे सब्सक्राइब? अभी जाओ और सब्सक्राइब करो पहले मेरा चैनल, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये डिजीज़ किससे रिलेटेड है, क्या इस डिजीज़ के कॉज है, कितने इसके टाइप है, क्या इसके साइन सिम्टम है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की कि डायबिटीज मेलाइटस आप सबने सुना होगा मधुमेह रोग। मधुमेह रोग का ही दूसरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक तरह का कोई अकेली डिजीज नहीं है, क्या पूरा ग्रुप है, पूरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्या एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस एंड हेटेरोजीनियस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है, ठीक है। दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन सिक्रेशन का कम होना या फिर एक्शन उसका बढ़ जाना, किसका, अपने ग्लूकागॉन का एक्शन बढ़ जाना, या फिर दोनों, ठीक है। कहने का मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाना या फिर उसके एक्शन में तब्दीली हो जाना, या फिर दोनों ही जो कारणों के कारण क्या हो सकता है, ब्लड के अंदर यानी कि खून के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं डीएम, यानी कि अब मैं जहां भी लिखूंगा डीएम आपको समझ जाना है कि वो डायबिटीज मेलाइटस है। इज डिफाइंड एज फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी फास्टिंग का मतलब हो गया जब पेशेंट ने खाना नहीं खाया है, यानी कि जब वो व्रत जो कहते हैं ना अपन फास्ट कर रहा है, तो फास्ट के टाइम उसका ब्लड शुगर लेवल रहता है 126 mg/dl। यानी डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर अपन खाना खाने से पहले अगर ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना आता है, 126 mg/dl। अगर 126 mg/dl उसका ब्लड शुगर लेवल आ रहा है, कहने का मतलब पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। अब बात करते हैं एंशिएंट टाइम में डायबिटीज को क्या बोला जाता था और क्या कहा जाता था। तो एंशिएंट टाइम में जो डायबिटीज थी उसको माना जाता था स्वीट यूरिन, यानी कि मीठा यूरिन। अब मीठा यूरिन अपन कैसे समझ सकते हैं, जैसे अपने कोई बुजुर्ग थे वगैरह थे तो अपन सब सुनते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि आज एक पर्सन जो है ना यूरिन पास कर रहा है, ठीक है ना। अगर यूरिन पास करने के बाद उसके यूरिन के ऊपर कई चींटियां आ रही है, मधुमक्खियां आ रही है, मक्खियां आ रही है, तो कहने मतलब उसका यूरिन जो है वो काफी मीठा है, ठीक है। तो बड़े लोग क्या कहते थे कि यार तू अभी वहां जाके जो यूरिनेट करके आया वहां पे इतनी चींटियां हो रही है, इतनी मक्खियां हो रही है, इतने इंसेक्ट हो रहे हैं, कहने का मतलब तेरे यूरिन के अंदर शुगर का लेवल क्या बढ़ा हुआ है। उस चीज को लेके इन्होंने उसका नाम दिया डायबिटीज मेलाइटस। अब कैसे दिया वो मैं बताता हूं। सबसे पहले एरेथस ने उसका नाम दिया था सिफोन डायबिटीज। डायबिटीज जिसका मतलब होता है सिफोन, जिसका मतलब होता है ग्रेट थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब क्या, प्यास, यानी कि जिसको डायबिटीज है उसको बार बार प्यास लगती है, ठीक है, और एक्सेसिव वेरिएशन आता है उसकी बॉडी के अंदर, जिसका मतलब हो गया डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस उसको सेकंड सेंचुरी के अंदर हनी यानी मीठा एकदम शहद जैसा मधु, तो मधु रूप में जो अपना जो पर्सन यूरिन पास कर रहा है उसको नाम दिया गया मेलाइटस। तो मेलाइटस का मतलब हो गया मधु और डायबिटीज का मतलब हो गया एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी डायबिटीज मेलाइटस एक्सेसिव थ्रस्ट लगना और साथ ही साथ मधु रूपी उसका यूरिन पास होना, जिसको बोला गया स्वीट यूरिन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अपन अगर किसी पर्सन की बात करें, पहले टाइम में कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं होते थे, ठीक है ना, एंशिएंट टाइम में, तो लोग क्या करते थे, किसी ने अगर यूरिन पास करी और वहां पे काफी इंसेक्ट इकट्ठा हो गए, ठीक है ना, तो क्या कहते थे, तेरा यूरिन जो है वो काफी मीठा है, यानी कि तेरे अंदर शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफी ज्यादा है, और अगर तेरे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, कहने का मतलब तेरे को किसी ना किसी तरह की बीमारी है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस नाम दिया गया। बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर इसी बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है और इसको रिच मैन डिजीज भी कहा जाता है। रिच मैन डिजीज का मतलब हो गया रिच मैन डिजीज, इसका मतलब हो गया अमीर आदमियों का रोग। पहले जमाने में लोग इसको इतना नहीं समझते थे, अमीर आदमी से इसको इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि अमीर आदमी का सोचते अपने दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति की कल्पना आ जाती है जिसका पेट मोटा है, जिसका शारीरिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा खाता है, रेस्टोरेंट में घूमता है, तो ऐसा फूडी व्यक्ति है, ऐसा ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, फूडी का मतलब हो गया ज्यादा खाना, बाहर खाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो फूडी व्यक्ति, ऐसा अमीर आदमी जो बाहर ज्यादा खाता है, उसको उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ने का चांस है, जिसके कारण उसको डायबिटीज मेलाइटस के चांस होते हैं। इसलिए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज होता था तो वो ज्यादातर रिच पर्संस को होता था, इसलिए इस डिजीज का नाम रिच मैन डिजीज रखा गया। तो ये था अपना डायबिटीज मेलाइटस के अंदर एक छोटा सा इंटरव्यू कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, डायबिटीज मेलाइटस का नाम कैसा आया, सेकंड सेंचुरी में इसको हनी कैसे नाम मिला, और साथ ही साथ इसको आयुर्वेदा में मधुमेह और रिच मैन डिजीज भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म की।
आप मेरे पीछे बने इस डायग्राम से भयभीत ना हो, हम इससे लड़ेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं अपन और इसको कितने नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन को इस डायग्राम को पढ़ने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना, होम्योस्टेसिस से, ठीक है ना। कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है या कम होता है ब्लड के अंदर, तो क्या करता है शरीर उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, वापस मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसके अंदर अपन देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ HBGL यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, हाई हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उसके कारण स्टिमुलेट होगी, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड ऑफ आफ्टर मील, यानी कि जो ग्लूकोज है वो आफ्टर द मील यानी खाने के बाद क्या होगा, स्टिमुलेट होगा वापस एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है और उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो शरीर के अंदर बढ़ रहा है, उसके कारण पेनक्रियास क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। पेनक्रियास क्या है, एक तरह की ग्लैंड है, ये क्या करती है, एक हार्मोन निकालेगी, इसके अंदर पाई जाने वाली बीटा सेल क्या निकालेगी, हार्मोन इंसुलिन की। अब पेनक्रियास क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि मैं अब अगली वीडियो जब भी पेनक्रियास के बारे में बताऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। बात करते हैं पेनक्रियास के अंदर, कि पेनक्रियास निकालेगी बीटा सेल से इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगी, अपने मसल्स के अंदर जाके अदर सेल्स को क्या करेगी, कोशिश करेगी ग्लूकोज को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करे, या फिर वो लीवर के अंदर जाके क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगी। वापस बताता हूं, इंसुलिन, पेनक्रियास से निकला इंसुलिन, इंसुलिन दो तरीके के काम करेगा, या तो मसल्स के अंदर या सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स के रूप में क्या करेगा, यूज करने की कोशिश करेगा। दूसरा मेथड यानी दूसरा रूट, लीवर के अंदर क्या कोशिश करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो उसको क्या कर देगा, प्रॉपर्टी वहां पे लीवर के अंदर जमा कर देगा, उसको सेव कर देगा, एक रिजर्व बैंक की तरह उसमें पैसे जमा करते वैसे जमा कर देगा, किसको, ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। इसके कारण क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और फिर लेस का इंसुलिन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिर रहा है तो इंसुलिन लेवल भी क्या होगा, वापस कम होने लगेगा, नॉर्मल पे आएगा, और उसके कारण होम्योस्टेसिस यानी वापस बॉडी क्या आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी, कितना, 110 mg/dl बैलेंस में आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर ये तो हाई ब्लड था, अब मैं कहता हूं LBGL हो जाए यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड का अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोज का लेवल एकदम लो हो जाए, तो उसके कारण भी क्या होगी, सेल स्टिमुलेट होगी और ग्लूकोज को क्या करने करेगी, यूज करने की कोशिश करेगी। उसके लिए क्या होगा, पेनक्रियास। फिर अपन किसके पास जाएंगे, पेनक्रियास के पास, क्योंकि पेनक्रियास क्या करता है, हर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, कम करना है, उसके लिए वो क्या करता है, आगे से आगे ऑर्डर देता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर दे रही थी अपन को पिछले वीडियोस के अंदर, उसी तरह आज पेनक्रियास देगा ऑर्डर किसको, अल्फा सेल से रिलीज करने के लिए ग्लूकागॉन को। यहाँ पे बीटा सेल से निकाला था इंसुलिन, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंसुलिन वापस हाई ब्लड को रोकता है। अब अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, जो कम को क्या करता है, बढ़ाता है। अब बात करते हैं ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन भी एक तरह का हार्मोन है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी लीवर के अंदर जाके, वो इस लीवर के अंदर जाके क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करेगा। फिर ग्लूकोज में बदलने के बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इस बढ़ाने के कारण वापस क्या होगा, होम्योस्टेसिस, यानी कि क्या होगा, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। वापस अगर मैं इसको शॉर्टली समझाऊं तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के कारण इंसुलिन जो निकलेगा कहां से, पेनक्रियास से, और वो इंसुलिन क्या करेगा, या तो लीवर में जाके ग्लाइकोजन बना के स्टोर करेगा या मसल्स के अंदर एनर्जी यूज कराएगा, जिससे जो बढ़ा हुआ ब्लड लेवल है वापस क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और उसके कारण होम्योस्टेसिस होगा। दूसरा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो उसके कारण वापस पेनक्रियास से अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागॉन, जो क्या करेगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन बनाया था उसको वापस किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। इस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा, और ये थी अपनी नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ग्लूकोज रेगुलेशन की। अभी तक अपन ने बात करी थी कि इंसुलिन के वर्क के फंक्शन के हिसाब से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे वापस मेंटेन होता है। यहां हम बात करेंगे ग्लूकोज रेगुलेशन की, कि ग्लूकोज रेगुलेट कैसे होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो वो काम करता है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन द्वारा। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, काउंटर का मतलब हो गया कि खिलाफ में, रेगुलेट करने वाले हार्मोन यानी किसी चीज को दबाने वाले। यहाँ पे कौन से दबाने वाले, यानी कि जो अपने पेनक्रियास की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन को दबाने वाले हार्मोन, जैसे कि ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल से निकलता है वो भी क्या करता है, इंसुलिन को दबाने का काम करता है। उसी तरह एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, सोमेटोस्टेनिन, ये चारों पांचों हार्मोन क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इंसुलिन को क्या करते हैं, उसके मैकेनिज्म को दबाने का काम करते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, रिलीज होता है। साथ ही साथ ग्लाइकोजन भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का रिलीज और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजन जब टूटता है, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में बदलता है। ये खास तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनता है और शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज जैसे जैसे बॉडी के अंदर रिलीज होगा उसी तरह क्या होगा, वहां पे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा। तो ये था ग्लूकोज का रेगुलेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के। डायबिटीज मेलाइटस के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज देखे WHO के अनुसार तो वहां पे सिर्फ दो तरह के डायबिटीज माने जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन अगर बात करें अदर फॉर्म्स की तो उसमें आता है गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, इसके अलावा प्री डायबिटीज और साथ साथ डायबिटीज एसोसिएट विद अदर डिजीज, यानी दूसरी डिजीजेस के कारण होने वाला डायबिटीज। बात करते हैं यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज की, जो कि इसका पहला टाइप है। उसके अंदर अगर बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली कहा जाता है जुवेनाइल डिसऑर्डर। जुवेनाइल का यहाँ मतलब हो गया बचपन से, यानी जो बच्चों के बर्थ पैदा होते ही साथ में जो बच्चा होता है वो डायबिटीज लेके ही पैदा होता है। यानी उस पेशेंट के अंदर जो बीटा सेल पाई जाती है, जो पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल पाई जाती है, वो क्या होती है, पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। जब शरीर में बीटा सेल ही नहीं होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज को कोई रोक नहीं सकता, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज रहेगा। मैंने बात करी थी आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि डायबिटीज का मतलब हो गया हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना। तो यहां पे जब बीटा सेल नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, एकदम हाई हो जाएगा। साथ ही साथ इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, जो कि आप नॉर्मली सुनते हो। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि IDDM और जुवेनाइल डायबिटीज में क्या फर्क है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात है। IDDM का मतलब हो गया कि जो बचपन से ही बच्चा जो है जिसके अंदर बीटा सेल नहीं है, तो उसको अपन जन्म लेते ही उस पेशेंट को क्या, उस बच्चे को क्या, इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, यानी पैदा होते ही बर्थ के साथ ही इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लग जाते हैं, जिसके कारण उसको IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, जो कि होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल के कारण। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। डायबिटीज मेलाइटस के जो कॉजेज है वो टाइप के अनुसार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर सबसे पहले आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, यानी बचपन से ही, यानी पर्सन जो बच्चा है उसके माँ बाप के द्वारा अगर उसको डायबिटीज मिलता है तो। साथ ही साथ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि जब माँ प्रेग्नेंट थी तब उसकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको किसी तरह का एनवायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, बचपन में जब वो माँ के पेट में था और माँ को किसी तरह का स्ट्रेस था, तो उसके कारण भी उसको क्या रह सकता है, जो डायबिटीज रह सकता है। बात करें इसके अंदर इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट बीटा सेल, इन दोनों फैक्टर के कारण जो इम्यून रेस्पॉन्स है, यानी इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है, वो क्या हो जाएगा, बीटा सेल के खिलाफ हो जाएगा। और इम्यूनिटी क्या करेगी, ऑटो इम्यून बना लेगी। मैंने आपको कितनी क्लासों में बता रखा है कि ऑटो इम्यून का मतलब हो गया खुद की ही सेल खुद को मारने की कोशिश करती है। तो ऑटो इम्यून अटैक के कारण टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। तो ये था ग्लूकोज का रेगुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डीएम। उसके अंदर अपन ने पहला क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज, उसके कॉजेज की अभी हमने बात करी है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस के कॉमन कॉजेज की। तो नॉर्मली जो अपन ने डायबिटीज मेलाइटस की सबसे पहला टाइप पढ़ा, टाइप 1, उसके कॉमन कॉज रहेंगे। पहला तो कॉज रहेगा अननोन, यानी पहले ही कॉज अपन को पता नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि कॉज क्या रह सकता है, अननोन रूप में भी हो सकता है। मान लो एक बच्चे को अगर टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसका कारण कोई नहीं बता सकता कि किन कारणों से उस बच्चे के जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हुई है। बात करें अगर दूसरे कॉजेज की जो अपन मान सकते हैं एज अ रिस्क फैक्टर, तो वो एक फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो उसको भी होने के रिस्क रहते हैं। बात करें वायरसेस, कुछ वायरस ऐसा हो जिसके कारण उसकी जो पैनक्रियास की बीटा सेल है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है। तीसरा अगर बात करें अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि जो मदर है उस टाइम जब बच्चा गर्भ में था तो मदर को अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, तो उसके कारण भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ पैनक्रियास बाय सर्जरी, अगर मान लो किसी ने पैनक्रियास सर्जरी करके निकलवा ली है तो उसके अंदर बीटा सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस रहेगा। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जरूरी नहीं सिर्फ बच्चों में ही हो, बड़ों में भी हो सकती है। कहने का मतलब टाइप 1 का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी पैनक्रियास की बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होना है, क्या कहलाता है, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 के अंदर पैनक्रियास की सर्जरी, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, मान लो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम खुद डिस्ट्रॉय कर रही है बीटा सेल को, जो कि मेन कॉज है किसका, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का।
अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एक तरह का मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बना रही है लेकिन उसकी मात्रा कम है, यानी कि जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, या जो उसका प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। यानी या तो प्रोडक्शन का कम होना है, डिमांड का बढ़ना, कि जो क्या कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। बात करते हैं टाइप 2 के अंदर, इसका ऑल्सो नोन एज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ये जो कंडीशन है वो अडल्ट्स के अंदर होती है डायबिटीज मेलाइटस, साथ ही साथ ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी कि जो मैंने बोला था कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप फर्स्ट था, उस तरह ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि क्या है, किसी भी इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होती, पर्सन खुद भी इंसुलिन बनाता है लेकिन उसकी मात्रा कम रहती है। यानी अगर पेशेंट कोई खाना खा रहा है तो अगर साथ में वो इंसुलिन देता है तो उसका बॉडी जो लेवल है शुगर का वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है लेकिन वेरी लो अमाउंट में। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर रहता है हेरिडिटी, साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई फैटी डाइट, हाई अल्कोहल कंजप्शन, फैमिली हिस्ट्री, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल का बड़ा होना, या साथ साथ HDL हाई डेंसिटी लिपिड का कम होना, हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का बड़ा होना, या फिर पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम है, ओवेरियस के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाने, पॉलीसिस्टिक यानी कि छोटी छोटी कैंसरस या नॉन कैंसरस गांठों का बनना क्या कहलाता है, पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके कारण भी क्या हो सकता है कि पेशेंट के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो सकता है। तो ये थे अपन ने टाइप 1 के कॉजेस पढ़े और टाइप 2 डायबिटीज को यहाँ पे ब्रीफली समझा है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। जैसा कि आप सब जानते हैं गैस्ट्रेशनल वर्ड्स आप सब फेमिलियर है। गैस्ट्रेशनल वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि जब डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी के अंदर हो तो उसके अंदर क्या हो सकता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज डिफाइंड एज एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यानी ग्लूकोज से इंटॉलरेंस होना विद ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज का इंटॉलरेंस होना क्या कहलाता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। A woman who suffer from gestational diabetes has lots of insulin. अगर बात करें एक जो औरत है, अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज उस मदर को होता है तो वो इंसुलिन उसकी जो बॉडी में उसका प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्मोन ब्लॉक द यूजेज ऑफ, यानी कि जितने भी हार्मोन जो बन रहे हैं वो उसका यूज है, जो इंसुलिन का यूज है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि एक वुमेन है जिसके अंदर डायबिटीज हो रखा है, वुमेन के अंदर इंसुलिन की मात्रा यूज में कम आ रही है, तो ऐसी वुमेन के अंदर क्या होगा, बॉडी ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करेगी। एक फीमेल जिसकी इंसुलिन ज्यादा बन रही है क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, परंतु वहां पे पाए जाने वाले हार्मोन जो कहां से निकलेंगे, हो सकता है प्लेसेंटा से निकल रहे हो, वो हार्मोन जाके क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे इंसुलिन का यूज, यानी इंसुलिन का यूज क्या कर देंगे, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अब इंसुलिन का ब्लॉक अगर वो यूज पूरा ब्लॉक कर देते हैं तो उसके कारण क्या होगा, इंसुलिन वर्क नहीं कर पाएगा और फीमेल के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, अब वुमेन हु डिलीवर 9 पाउंड बेबी, यानी एक वुमेन जो 9 पाउंड का बच्चा पैदा करती है, उस वुमेन के अंदर डायबिटीज के टाइप 2 होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है, जिस वुमेन के 9 पाउंड का बच्चा होता है उस वुमेन को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बात करें इसके कॉजेस की तो पहला कॉज तो हमेशा अननोन्स होता है, लेकिन हम साइंस में हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि भाई अननोन कॉज के अलावा भी तो कुछ हो सकता है ना, ऐसा क्या कारण है। तो अपन ने अभी बात करी कि साइंस कहता है कि हार्मोन जो बन रहा है प्लेसेंटा से वो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का यूज ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि प्लेसेंटा से बनने वाले हार्मोन इंसुलिन का यूज क्या कर देते हैं, पूरा ब्लॉक कर देते हैं। बात करते हैं प्री डायबिटीज की, तो प्री डायबिटीज क्या है, पहला था गेस्टेशनल डायबिटीज जिसमें मदर के प्रेगनेंसी होने के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। अब बात करते हैं प्री डायबिटीज की, कि प्री डायबिटीज के अंदर जो पेशेंट है उसको डायबिटीज होने से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो डेवलप होती है, यानी कि प्री डायबिटीज में जो फीमेल या मेल जो भी पेशेंट है उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन उतना बढ़ा हुआ नहीं है कि उसको आप डायबिटीज कह सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि पेशेंट जो है उसको 10 सालों के अंदर, यानी आने वाले 10 सालों के अंदर पेशेंट को डायबिटीज होने के चांस 100% रहेंगे। तो प्री डायबिटीज से पहले होने वाली कंडीशन है। एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस अगेंस्ट डायग्नोसिस, यानी अगर अपन डायग्नोसिस के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लें तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर 140 to 200 mg/dl आएगा आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद अपने उसकी रिपोर्ट में 140 से 200 mg/dl की रिपोर्ट बनेगी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में।
तो ये था गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस और ये था प्री डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करेंगे हम यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस की लास्ट कंडीशन के बारे में, जो कि है अदर डायबिटीज कंडीशन विद द कॉजेज ऑफ अदर डिजीज, यानी कि कॉज्ड बाय अदर डिजीज मतलब ये है कि किसी दूसरी डिजीज के कारण अगर डायबिटीज हो जाता है तो वो भी एक तरह का टाइप है। बात करते हैं कैसे कि व्हेन डायबिटीज कॉज्ड बाय अनदर डिजीज लाइक पेनक्रियास ट्रॉमा, पेनक्रियास के अंदर किसी तरह का ट्रॉमा हो चुका है जिसके कारण बीटा सेल मर चुकी है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। दूसरा अगर देखा कि किसी तरह का ट्यूमर या कार्सिनोमा बन गया है, रिमूवल ऑफ पेनक्रियास, किसी ने पेनक्रियास को रिमूव कर दिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, छोटी छोटी गांठें बन गई है। इसके अलावा किसी भी तरह का यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी इस तरीके से काम करती है कि पेनक्रियास की सेल को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पे बनने वाला जो इंसुलिन है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कौन कौन सी मेडिकेशन, सच एज डायूरेटिक, डायूरेटिक के साथ साथ फेनिटोइन, साथ ही साथ थायराइड जो भी हार्मोन अपन यूज करते हैं वो पेशेंट के थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन का लेवल कम कर देते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड भी क्या काम करते हैं, पेनक्रिया से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं अदर कॉजेज, इसके अलावा कुछ कुछ बीमारियां भी है जो क्या करती है कि डायबिटीज मेलाइटस कॉज कर सकती है, जैसे एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली एक तरह की ये भी एक डिजीज है जिसके बारे में हम आगे अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। एक्रोमेगाली एक तरह की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हाथों का या पांवों का फूल जाना, वो भी अडल्ट एज में बड़े होने के बाद, या फिर उसमें पूरी तरह से जो शरीर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाथ और पांव के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होगी, ठीक है ना। इसको पोपाई सिंड्रोम भी कहते हैं। जैसा कि अपन ने बचपन में देखा पोपाई कैसा दिखता था, उसके हाथ और पांव बड़े होते थे, उसी को बोलते हैं एक्रोमेगाली यानी कि पोपाई सिंड्रोम। अगर बात करें कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम में भी ये होने के चांस रहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये थे अदर डायबिटीज जो कि एक तरह का टाइप था। आज के इस वीडियो में हमने बात करी डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किस तरह के इसके कॉज रहते हैं अकॉर्डिंग टू इसके टाइप, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम और मैनेजमेंट की। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। स्पेशली मैंने इसके ब्रैकेट और कॉमा लगाए हैं, फटाफट जाके सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और शेयर तुम्हारी मर्जी है, करो नहीं करो। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद है तो क्या ऐसी कमी रहेगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।